डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से मैं धर्मचंद राठौर आज लेके आया हूँ परमाणु का पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम और जॉन डाल्टन का कंसेप्ट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। Hello students, good morning. Today I am going to start chemistry class. I am Dhamta Rathore from Vertex Career Point, Paraswara. अब मैं आज आपके सामने ये केमिस्ट्री का एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये जो टॉपिक है वो पूरी केमिस्ट्री का नींव रखने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है परमाणु, एटम। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में परमाणु के उस इतिहास की बात करेंगे और ये इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज जिस कंसेप्ट को आप परमाणु के बारे में जानते हैं वो और ऐतिहासिक काल में जो इतिहास में जाना गया वो, इनमें हम देखेंगे हम काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हम आज जो हमारा करेंट में जो वर्तमान स्वरूप परमाणु का है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हम उसे मानते भी हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम इसके हिस्ट्री पे जाएं, क्योंकि जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है वो साइंटिस्ट बन जाएं, हो सकता है वो प्रोफेसर बने, हो सकता है वो रिसर्च फील्ड को चुन लें और बहुत सारी फील्ड। कहीं ना कहीं जो हमें ज्ञान है वो उसके जड़ से होना चाहिए। बस इसी बात का मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि कैसे हम जड़ से उस ज्ञान को हम करेंगे। इसके लिए बात आती परमाणु की। तो इस परमाणु के बारे में जो ऐतिहासिक काल, पुरातन काल देखें, जब हमारी 20वीं शताब्दी प्रारंभ नहीं हुई थी उसके पहले के हिस्ट्री को यदि हम जाते हैं, उस पहले की हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ईसवी सन जब स्टार्ट नहीं हुआ तो 600 साल पहले, 600 से 400 साल पहले तक का जो इतिहास रहा था वो बहुत ही स्वर्णिम था। ये और बात है कि परमाणु के वो कॉन्सेप्ट जो पुराने थे आज शायद नहीं माने जाते हैं, उस पर बहुत विश्वास नहीं किया जाता है, लेकिन ये मान के चलें आपकी वो कहीं ना कहीं आज का जो दौर आया है वो उसी का नतीजा है। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि परमाणु के संबंध में जो उस समय कंसेप्ट आया, तो दो दर्शन आए। आप देखेंगे कि वो दो दर्शन जो थे आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एक दर्शन आपके पास है वैशेषिक दर्शन और जबकि दूसरा जो है वो है न्याय। ठीक, ये जो वैशेषिक दर्शन है इसके बारे में बताया था महर्षि कणाद ने, और महर्षि कणाद ने जो बताया उसमें कंसेप्ट ये था, आप देख रहे हैं इस कंसेप्ट में मैंने अलग अलग पॉइंट आउट किया है, पॉइंट नोट किया हुआ है, और ये पॉइंट है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। लेकिन हमको समझना इस बात को है कि कहीं ना कहीं हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये जो कंसेप्ट होता है ये अलग बात है कि आज पैटर्न को हम नहीं मानते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है। और जबकि न्याय ये दूसरा एक दर्शन शास्त्र हुआ, एक दूसरा दर्शन हुआ उस दौर पर, यानी लगभग ये बात है ईसा पूर्व के 400 से 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व का मैटर। और उस समय में ये जो बात आई न्याय, इसने इसे 9 भागों में डिवाइड कर दिया था, 9 भागों में विभाजित कर दिया उस समय। लेकिन बात आती साइंस की, तो साइंस जो होता है वो धर्म के आधार पर नहीं चलता है। धर्म के आधार पर प्रकृति में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कण पाया गया उसे परमाणु नाम दिया गया। लेकिन ये और बात है कि साइंस उन बातों को मानता है जो प्रायोगिक रूप से सत्य हों और प्रायोगिक रूप से वो प्रूव किए हों, उन्हीं को साइंस एक्सेप्ट करता है और फिर वो उसे अपने जो पूरे विश्व की मानी हुई किताबें हैं वो उसमें अंकित करता है। तो इसी आधार पर चूंकि ये सारी चीजें प्रयोगात्मक रूप से प्रूफ नहीं थी, केवल इनके लेख मिले, प्रयोग के रूप में जब इसे दोबारा दोहराया गया तो इनमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात सामने प्रायोगिक रूप से नहीं आई कि पूरी दुनिया में सारे साइंटिस्ट इसे माने। इसके लिए फिर प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए वो एक समय आया, संपूर्ण विश्व में एक समय आया जब ब्रिटिश के एक टीचर
जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जी हाँ, जॉन डाल्टन पूरी दुनिया में केमिस्ट्री का जो सबसे मूलभूत कण है, मूलभूत पार्टिकल है, उसके लिए योगदान अगर किसी को जाता है तो वो योगदान जाता है ब्रिटिश के एक टीचर जॉन डाल्टन को। और जॉन डाल्टन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सन 1808 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत को जाना गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से, डाल्टन के परमाणुवाद की अवधारणा के नाम से जाना गया। और अब हम देखेंगे कि उस जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस परमाणु सिद्धांत के मूलभूत मुख्य बिंदु क्या थे और क्या वो किस हद तक वो सही थे और आगे इतिहास में क्या क्या हुआ। मैं लेकर चल रहा हूँ आपको जॉन डाल्टन के मूलभूत अवधारणा। तो स्टूडेंट, अब मैं लेकर आया हूँ सीधे सीधे परमाणु का वो पार्ट जहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, और वो पार्ट है जॉन डाल्टन। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है परमाणु से जुड़ा हुआ सिद्धांत, जो कि 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन ने दिया था, जो कि ब्रिटिश के एक शिक्षक थे। जॉन डाल्टन के इस सिद्धांत में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत में मूलभूत अभिग्रहितियां कौन कौन सी थी। सबसे पहली बात, जॉन डाल्टन ने ये कहा था, अगर हम इसका पहले पॉइंट पे जाते हैं, जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि आपके पास मान लें एक पदार्थ है, आपके पास ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है। इस पदार्थ के टुकड़े किए जाएं, एक के 2 टुकड़े किए जाएं, 2 टुकड़े आएंगे, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरीके से पदार्थ के छोटे से छोटे टुकड़े करते चले जाएं और अंत में हमें एक छोटा सा, एकदम छोटा, बहुत छोटा, जिसे हम खुली आंखों से देख भी न सकें, इतना छोटा एक पार्टिकल मिले जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। उस छोटे पार्टिकल को जॉन डाल्टन ने माना कि जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है, जो सबसे छोटा कण वो परमाणु, यानी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का या द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है इस डेफिनेशन के साथ साथ ये देखना है कि परमाणु का नाम क्या था। ये पहली अभिग्रहित थी, अब परमाणु का नाम क्या था। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते थे कहने का मतलब, इंग्लिश में इसे कहा जाता था एटम। इसको जो कहा जाता है उसे कहा जाता है एटम। ठीक है, अब बात आती है एटम। बात आती है कि ये नाम क्यों रखा, तो बात को समझना है, परमाणु उस समय क्या माना गया था, अविभाज्य माना गया था। तो ग्रीक भाषा में भी हम देखें, इसे हम कहें, ये जो विभाज्य शब्द है, ओनली विभाज्य, विभाज्य को इंग्लिश में वहां था एटिमो से कहा जाता था टम, उसे टम कहा जाता है। और ग्रीक भाषा में यदि किसी को अपोजिट करना है, टम यानी होता है विभाजन। चूंकि परमाणु विभाजित नहीं होता था, उसका अपोजिट करना है, तो ग्रीक भाषा में इसके पहले अ के लिए लगा दिया जाता था ए, तब जाके ये नाम बना था एटम। तो एटम शब्द जो बना है इसका मतलब ये है, टम दैट मीन डिवाइडेशन, मतलब विभाजन होगा, और एटम बोल दिए, ए यदि हम सामने लगाते हैं इसका मतलब है कि अब वो डिवाइड नहीं होगा। तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, जिसमें पहली अभिग्रहित आपने देखी, पदार्थ या द्रव का वह छोटे से छोटा भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु चूंकि अविभाज्य था, उस आधार पे इसका नाम था। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो परमाणु हैं, परमाणु होते कहाँ हैं, किस में होते हैं,
तो आपको हम बता दें कि जितने भी एलिमेंट्स प्रकृति में हैं, जितने तत्व प्रकृति में हैं, सभी तत्व एक ही प्रकार के, सभी तत्व नहीं, जैसे पर्टिकुलर कोई एक तत्व है, मान लो कि सोडियम है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। मतलब परमाणु किसके घटक होते हैं? ये तत्वों के घटक होते हैं। परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है। लेकिन एक तत्व यदि बना है, अगर 1,00,000 परमाणु उसमें हैं, तो वो 1,00,000 परमाणुओं के गुण जो हैं, गुण और भार एक समान होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डाल्टन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, डाल्टन की जो सेकेंड अभिग्रहित है, हम उसे देखने जा रहे हैं। डाल्टन की सेकेंड अभिग्रहित ये है, एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में समान होते हैं। एक तत्व के, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास में है, मान लो क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन एक परमाणु है, और अगर इसके पास मान के चलें कि 1,000 परमाणु हैं, 1,000 परमाणु से मिलकर बना है, और एक परमाणु में यदि नॉन मेटल होने का गुण है, अधातु होने का गुण है, तो उसके सारे 1,000 परमाणुओं में जो गुण है वो क्या होगा? अधातु का। और एक परमाणु, इसके एक परमाणु का जितना भार होगा, समस्त परमाणुओं के भार आपस में क्या होंगे? समान होंगे। यानी एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में समान होते हैं। यह है सेकंड अभिग्रहित। लेकिन एक तत्व के परमाणु की तुलना यदि आप दूसरे तत्व के परमाणु से करोगे, तब तो गुण और भार दोनों में आपको मुख्य रूप से अंतर दिखाई देगा। यदि क्लोरीन की तुलना, यदि मैं किसी सोडियम ले लूं, ये भी तत्व है और ये भी तत्व, लेकिन इनके परमाणुओं की यदि मैं तुलना करूं, तो गुण और भार दोनों में ही किस किस में? गुण व भार, इन दोनों में ही ये अलग अलग होते हैं। और यदि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं, ठीक है, इसीलिए तो इनके गुण अलग हैं। परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए गुण अलग हैं, और गुण अलग है, इसलिए तत्व अलग अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जॉन डाल्टन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था? आप सोचे, द्रव्य या पदार्थ छोटे से छोटी इकाई से मिलकर बना है, जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात एक तत्व के सभी परमाणु गुण और भार में समान होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, यदि एक तत्व के परमाणु की तुलना दूसरे तत्व के परमाणु से की जाए, तो निश्चित रूप से इनमें भिन्नताएं आती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, परमाणु को, फोर्थ पॉइंट है अपने पास कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही परमाणु को नष्ट। किसके द्वारा? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो रासायनिक या भौतिक क्रियाओं के द्वारा परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये और बात है कि इसका रूप बदला जा सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। इसका मतलब कि परमाणु अविनाशी है, मतलब इसका विनाश नहीं हो सकता है, हम निर्माण नहीं कर सकते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, रूप बदल सकते हैं। यदि आपने कोई एक नया फॉर्म बना लिया है तो उसका पुराना फॉर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात को अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है, जॉन डाल्टन ने ये बात कहा था कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वो आपस में अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ बीच में मैं इंटरेक्ट करूंगा और एक बात बताना चाहूंगा कि पहले जब जॉन डाल्टन ने कहा था तो उन्होंने ये बात कहा था कि परमाणु और परमाणु जब मिलते हैं, परमाणु और परमाणु जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं यौगिक परमाणु। इस बात को ध्यान रखें,
तब इस कमी को आगे चल के वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने ये बताया था कि जॉन डाल्टन ने ये बात कहा कि यौगिक परमाणु और परमाणु मिलकर बनाते हैं यौगिक परमाणु। ये हुआ आपके पास परमाणु प्लस परमाणु। फिर इसका जो नाम है वो नाम हुआ यौगिक परमाणु। तो जॉन डाल्टन ने यह बात कहा था कि जब परमाणु और परमाणु क्रिया करेंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा उसका नाम होगा यौगिक परमाणु। लेकिन सर हमारे साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने यह कहा कि परमाणु परमाणु मिलकर नया पदार्थ बनाएंगे, ये बात जॉन डाल्टन की बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो नाम रखा गया है यौगिक परमाणु वो गलत है। तब उन्होंने बताया था कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तब केमिस्ट्री की दुनिया में एक नाम आया अणु, जिसे दिया था एवोगैड्रो ने। अब बात ये आती है कि इस अवधारणा में और क्या बात थी। तो उन्होंने ये बताया था कि परमाणु परमाणु जब मिलते हैं तो एक जैसे परमाणु मिल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे H। तो दोनों सेम हो गए, लेकिन अलग अलग भी तो हो सकते हैं। मान लो यहां कार्बन और ऑक्सीजन ले लें, इन्होंने क्या बनाया CO। और ये बताया था कि इसमें जो परमाणु होते हैं वो किसी भी अणु में जो परमाणु है वो एक निश्चित अनुपात, परमाणु जो है 1:2, 1:3, 1:4 या 2:3 यानी सरल अनुपात में ही परमाणु जुड़कर यौगिकों का या अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी एक अणु में परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात होता है। कहने का मतलब कि वो दशमलव में अनुपात नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब ये CO2 है तो C और O क्या अनुपात बैठा 1:2। SO3 है S:2 क्या हुआ 1:1। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो परमाणुओं का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात में ही होगा। तो आप देख रहे हैं और देख चुके हैं आपने कि ये है जॉन डाल्टन की मूलभूत अवधारणा। और इस समय तक के जॉन डाल्टन ने पदार्थ का जो मूलभूत कण है उसे परमाणु को माना था। लेकिन आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस जॉन डाल्टन के सिद्धांत में आखिर कौन सी कमियां रही और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना, जॉन डाल्टन ने एक बात और कहा था, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा रूप, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा रूप या वो छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अब शब्दों पे ध्यान जाए, केमिस्ट्री शब्दों से चलती है, शब्द को आप पकड़ना सीख लें। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता है। जबकि अणु, जब हम अणु और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि आखिरकार जॉन डाल्टन के सिद्धांत में कौन सी कमियां थी और उन कमियों को कैसे दूर किया गया, और उसके बाद परमाणु की जो मूलभूत अवधारणा है वो क्या है। तो ध्यान रहे, इस लेक्चर तक जॉन डाल्टन तक पदार्थ की जो मूलभूत कण है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसे फिलहाल परमाणु माना गया है। और मेरे अगले लेक्चर में जब मैं इसका खंडन करूंगा और आप देखेंगे कि फिर एक नया जो फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए किसी पदार्थ का, वो आखिरकार क्या है। थैंक्स।